नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। हम सभी लोग सीरीज कर रहे हैं, 100 क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं और इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बाकी के क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करेंगे। लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोगों के, बैक टू बैक क्वेश्चन है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करके जुड़ जाइए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। दमदार क्वेश्चन हमारे हैं आज की क्लास में और जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चनों की ये सीरीज है, तो इस सीरीज को हम आज लोग कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करें और वीडियो को शेयर करके एक बार वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही 2/3% को भिन्न में क्या कहते हैं? 1/6 का लाभ होता। तो आप देखिए, इतने का आपने खरीदा है 90 का और आपको लाभ हुआ 1/6 का, तो 90 का 1/6 कितना होगा? 90 का 1/6 होगा 6 कम 6 6 पन्ना 30, 15 का लाभ होता। तो 90 पे 15 का लाभ होता, तो आप कितने का बेचते? 105 का बेचते। पहले आपने 110 का बेचा है, अब आप 105 का बेच रहे हैं। कितने का फर्क आया है? कितने की कमी हुई है? आप कह रहे सर 5 की कमी हुई है, पर क्वेश्चन में कितने की कमी हुई है? क्वेश्चन में सर 2 की कमी हुई है, मतलब 5 बराबर 2 रुपया। भाई अगर आपने 90 का बेचा है तो इतने का लाभ हुआ, इतने बराबर 1/6, तो 90 का 1/6 होगा 15, 15 का लाभ हुआ, तो 90 पे 15 का लाभ 105 का बेचा है। पहले 110 का, 105 का, 5 की कमी हुई है, पर आपने तो 2 की कमी की थी, मतलब 5 बराबर 2। तो लागत मूल्य कितना है? 100। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? तो 5 बराबर 2, तो 100 बराबर 5 को अगर 100 बनाना है, 5 को 100 बनाने के लिए 20 का गुणा होगा, तो यहाँ भी 20 का गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा? 40 रुपया, 40। ठीक है, ये आपका 40 आ गया, लिख लें 40 रुपया। बताइए अगला, देख लीजिए भाई। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 3 क्रमागत छूट क्रम से 10, 20 और 30% की देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, तो छूट के पश्चात वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब लोग बताएं। पहली छूट 10% की है, अगली 20% की, अगली 30% की है, तथा वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है, 2000 रुपये का आइटम है, पहली छूट आपने 10% की दे दी, तो कितना बचा होगा? 90%। अगली छूट आपने जब 20% की दे दी, तो कितना बचा होगा? 80%। अगली छूट जब आपने 30% की दे दी, तो मूल्य कितना बचा होगा? 70%। ठीक है भाई, 10% की छूट देंगे तो 90% बचेगा, 20% छूट देंगे तो 80% बचेगा। तो अब आप सॉल्व कर लें इसे। ये डबल जीरो क्या? इस जीरो से ये जीरो जाएगा, इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, तो कितना आ गया? 9 दूनी 18, 8 7 56, 18 छक्के 108, हाथ से लागी 10, 18 पंजे 90 और 10 100। ये आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए आप, 1008 आ गया। ठीक है, आ गया ये। 14 सही 2/7%, 11 से 1/9%, 12.5% की 3 एकल छूट कितने के बराबर है? ध्यान दीजिएगा, 14 सही 2/7% को भिन्न में 1/7 कहते हैं, मतलब 7 रुपये का आइटम है, 1 की आपने छूट दे दी है। 7 रुपये के आइटम पे 1 की छूट देंगे तो आपका मूल्य 6 रह जाएगा। 11 सही 1/9% को भिन्न में 1/9 कहते हैं, 9 रुपये का आइटम है, 1 की आपने छूट दे दी, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, मतलब 8 रुपये का आइटम है और आपने 1 की छूट दी है, तो वो 7 बचेगा। ठीक है, ये आपका अंकित मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, 7 के आइटम पे 1 की छूट देके आपने 6 का बेचा है, 9 के आइटम पे 1 की छूट देके 8 का बेचा है, 8 के आइटम पे 1 की छूट देकर आपने 7 का बेचा है। अब आप इन सब का गुणा करेंगे, इधर इनका गुणा करेंगे, इधर इनका गुणा करेंगे और गुणा करके लिखिए। तो गुणा करते समय आप देखिए, इनका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, इनका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वो काटेंगे। तो जो पहले काटने वाला काम पहले कर दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कटेगा, ये 3 से कटेगा 2 बार, ये 3 से कटेगा 3 बार। इधर गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, इधर गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो आप देखिए, ये आइटम 3 का था, अब 2 का रह गया, तो छूट कितने की गई? 1 की। 1 की छूट कितने पे? 3 पे, तो 1/3, और 1/3 को परसेंट में क्या कहते हैं? 33 सही 1/3%। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, देख लीजिए, 33 सही 1/3%। ठीक है,
कर पा रहे हैं? कोई दिक्कत? बहुत शानदार है। अगले क्वेश्चन पे आइए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यही तरीका लगाना है और कोई तरीका आपको नहीं लगाना है। सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसका बताइए, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है तो डिस्काउंट परसेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करिए, आपको छूट कितनी वस्तु की दी गई है? 3 की, तो उन्हें ऊपर लिखिए। टोटल वस्तु कितनी है? 5 और 3 8, उन्हें नीचे लिखिए, इंटू 100% कर दीजिए। 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25 या 75, 75 में जब भाग देंगे 37.5 आपका आ जाएगा। ठीक है। जितनी वस्तु आपको फ्री में मिली है, फ्री वाली वस्तु ऊपर लिखिएगा, और जितनी आपकी कुल वस्तु है, टोटल कुल वस्तु आप नीचे लिखिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है। फ्री वाली वस्तु 3 है, टोटल वस्तु 8 है, 3/8 इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे है। सभी लोग सॉल्व करें भाई, कोई बच्चा ढीला ना पड़े, बिल्कुल ढीले मत पड़िए। वीडियो को शेयर करते रहिए और सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। एक बार जुड़े रहिए, 2.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन, पूरे के पूरे मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा। एकदम मजा आ जाएगा मेरे भाई। चलिए, एक व्यक्ति 150 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 600 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए और दोनों से 900 रुपये सरल ब्याज के रूप में प्राप्त हुई, तो ब्याज की दर क्या है? तो आपको पता है ब्याज निकालने का बेसिक रिलेशन आपको पता है। ब्याज क्या होती है? PRT/100। ठीक है। तो यहाँ पे मूल कितना है? 150 रुपया। आर तो आपको पता ही निकालनी है, और समय कितना है? 4 साल अपॉन 100। ये ब्याज आ गई। यहाँ से ब्याज निकालिए, मूल कितना है? 600 रुपया। आर आपको पता नहीं है, समय आपका 2 अपॉन 100। ये टोटल ब्याज कितने के बराबर रही है भाई? 90 के बराबर रही है। सब लोग जल्दी से करिए, तेजी के साथ करना है। स्पीड, आपकी स्पीड मुझसे फास्ट होनी चाहिए। 00 से 00 गया, सिंगल जीरो गया, 5 से कटेगा 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 4 2 बार, तो 3 दूनी 6 यार हो गया। ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 यार हो गया, बराबर 90। 18 आर बराबर 90, 18 पंजे 90, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 5%। ये आपका आंसर आ गया है। आप चेक कर लें, ये वाला आपका आंसर सही है। ठीक है। कर पा रहे हैं सभी लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आइए। प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% वार्षिक है, अगले 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक है, 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। अगर कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज 870 रुपये है, तो वो राशि बताइए। देखिए, एक प्रथम 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष तक के लिए एक राशि पर जो ब्याज लग रही है वो 3% सालाना की ब्याज लग रही है। अगले 4 वर्ष के लिए किसी राशि पर जो ब्याज लग रही है वो 5% की सालाना लग रही है। और अगर 8 वर्षों से अधिक और टोटल पैसा 9 वर्षों के लिए गया है, तो देखिए 9 वर्षों में से 4 और 4 8 तो हो ही गया, तो 8 वर्षों से अधिक आपका 1 वर्ष ही तो बचा है, क्योंकि पैसा तो आपने 9 वर्ष के लिए लगाया है। तो 8 वर्षों से ज्यादा कितना? 1 ही साल बचा है, क्योंकि पैसा 9 साल के लगा है। इस पर ब्याज की दर कितनी है? 6% वार्षिक। तो आप सबसे पहले देखें टोटल ब्याज कितनी हो गई है। 1 साल में 3%, 4 साल में 4 तिया 12% की ब्याज हो गई है। यहाँ देखिए 1 साल में 5% की ब्याज, 4 साल में 5 चौक 20% की ब्याज हो गई है। अब 1 साल में 6%, तो 1 साल में 6% की ब्याज होगी, तो आप जोड़ेंगे टोटल ब्याज आपकी 38% की ब्याज है। टोटल ब्याज आपकी 38% की, और क्वेश्चन में ब्याज कितनी है? 870 की। तो राशि बतानी है, और आपको पता है साधारण ब्याज तो हमेशा मूलधन पे निकाली जाती है, तो मूलधन को P मान लूं, उस पर 38% की टोटल ब्याज लग रही है, और ये 38% की ब्याज 870 रुपये के बराबर है। तो बताइए P का मान होगा कितना? बताइए। 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 19 चौक 76, बचेगा कितना? 5, 19 तिया 57। अब आप देखिए 2 से कट जाएगा 50 बार, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, 5 तिया 15, यहाँ से लागी 1, 5 और 20 21, 2150। ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए 2150। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपया हुआ है, 4 साल में 900 रुपया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कोई पैसा P है, इस पर 2 साल तक ब्याज लगी है, और 2 साल में पैसा कितना हो गया? 2 साल में सर पैसा 500 रुपया हो गया है।
इसी पैसे पर सब 4 साल तक ब्याज लगी है, तो 4 साल में पैसा कितना हो गया सर? 900 रुपया हो गया है। तो बताइए धन कितना है? तो बहुत तेजी से करिए। आप देखिए मात्र 2 साल का फर्क है, और 2 साल में पैसा कितना बढ़ गया है? 2 साल में सर 400 रुपया बढ़ गया है। 2 साल में 400 रुपया बढ़ने का मतलब है 2 साल में 400 रुपये की ब्याज। अगर 2 साल में 400 रुपये की ब्याज है तो 1 साल में ब्याज कितनी आ जाएगी? या फिर आपको मूलधन ही तो निकालना है, तो ठीक है 1 साल की निकालने की जरूरत भी नहीं है। 2 साल में 400 रुपये की ब्याज है, तो आप देखिए यहाँ पर ब्याज कितने साल लगी है? 2 ही साल तो लगी है, और 2 साल में ब्याज 400 रुपये की है। तो मूलधन P पर जब 400 की ब्याज लगी है तब पैसा 500 बना है, तो मूलधन कितना होगा? 500 में से 400 गया तो ये पैसा कितना आ जाएगा? 100। तो मूलधन आपका 100 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 100। ठीक है, कर पा रहे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका बताइए भाई, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का 2 गुना, देखिए कोई पैसा 1 है, 25 साल तक इस पर ब्याज लगी है। अब 1 रुपये 25 साल तक ब्याज लग गया, पैसा कितना हुआ है? 2 गुना हुआ है। तो ब्याज कितने की लगी है? 1 रुपया अगर 2 रुपया बना तो ब्याज 2 में से 1 गया, 1 की ब्याज लगी है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो आप देखिए 25 सालों में 1 रुपये की ब्याज, तो ब्याज बराबर P कितना है? 1। R आपको निकालना है, समय आपका 25 साल अपॉन 100 कट जाएगा, 25 चौक 100, तो R बराबर आ जाएगा 4%। 4% की सालाना ब्याज लगेगी। भाई 1 रुपया 2 रुपया बनाए तो ब्याज 1 की लगी है, तो ब्याज बराबर PRT/100 करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बताइए, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 गुना है। 9/4 है, तो मूल राशि का 9/4 है। किसी एक निश्चित राशि पर जो साधारण ब्याज है मूल राशि का 9/4 है, तो मूल राशि अगर 4 रही होगी तो आपकी ब्याज कितने की आ जाएगी? 9 की आ जाएगी, क्योंकि जो साधारण ब्याज है मूल राशि का 9/4 है, तो मूल राशि 4, तो ब्याज आ गई 9 की। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज की दर समान है तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई है? समय बताना है। तो आप देखिए वर्षों की संख्या और ब्याज की दर समान है, तो आप देखेंगे क्या फॉर्मूला था? ब्याज बराबर, ब्याज कितनी है? 9, ब्याज बराबर P कितना है? 4। और कह रहा है वर्षों की संख्या और ब्याज की दर समान है, तो वर्षों की संख्या को अगर x मान लूं तो ब्याज की दर भी x होगी, अपॉन 100। ये PRT/100 लग गया, तो इधर आ जाएगा 900/4। x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो इधर वर्गमूल बन जाएगा। स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा, तो ये कितना का हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा 2 का। तो 30/2 कितना आ जाएगा? 30/2 आपका आ जाएगा 15। तो x बराबर 15, तो आप देखिए ब्याज की दर तो 15% हो जाएगी, और समय हो जाएगा 15 वर्ष। तो समय पूछेगा तो 15 वर्ष लिखिए, ब्याज की दर पूछेगा 15%, तो समय पूछ रहा है तो आपका क्या आ जाएगा? 15 वर्ष। बताइए भाई, सब लोग कर रहे हैं? जल्दी से करें, साथ साथ करें, स्पीड में करें। मैं बैक टू बैक चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान भी है और आप स्पीड में चल सकते हैं। अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो आपने कुछ नहीं पढ़ रखा। एक बार पढ़ाई अच्छे तरह से करिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से, और शेष भाग 18% की दर से उधार देता है, तो कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? बताइए। तो आप मान लीजिए आपकी जो धनराशि है वो 100 के बराबर है, ठीक है। मान लीजिए आपकी धनराशि 100 के बराबर है। अगर इस धनराशि का 40%, तो 100 का 40% कितना होगा? 40। इस पर ब्याज कितने परसेंट की है? 15% की ब्याज है। फिर कह रहा है जो शेष बचा है उसका 50%, शेष कितना बचा है? आप देखेंगे शेष बचा है 60। अब इसका 50%, तो 60 का जब 50% निकालेंगे, 50% का मतलब आधा, 60 का जब आधा निकालेंगे 30। इसे 10% की दर पे दिया गया है। फिर शेष भाग कितना बचा है? 30 ही बचा है, इसे 18% की दर पे दिया गया है।
तो बताइए कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज की दर क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पे ब्याज कितनी आ रही है, 40 का 15% कितना होगा, 40 का जब 15% निकालेंगे 20 से कटेगा 2 बार और 20 से कटेगा 5 बार, तो यहाँ पे ब्याज की गणना की जाएगी 6 आ गई। 30 का 10% कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 30 का 18%, 18 3 54, 10 का भाग देंगे 5.4, यहाँ की ब्याज 5.4 आ गई है। तो आप देख ले टोटल ब्याज कितनी हो गई है, 6 और 3 9, 9 और 5 14.4, 14.4 की ब्याज 100 पे है, तो 14.4 100 का कितना परसेंट होगा, इतना ही परसेंट होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14.4। चेक कर लें, 14.4 आपका आ गया है और आपने निकाल लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। यदि जतिन ने 5,000 रुपये निवेश 3 साल के लिए किए जाते हैं, ब्याज दर पहले साल 4%, दूसरे वर्ष 3%, तीसरे वर्ष 2% की, तो उसके बाद क्या, तो उसे बाद में क्या मिलेगा। ठीक है, जतिन ने 5,000 रुपये का निवेश किया है 3 साल के लिए, ब्याज की दर पहले साल 4% की है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का है, ये सब लिखना भूल गया है। ये जो क्वेश्चन है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। 5,000 रुपया निवेश किया है, पहली साल ब्याज कितनी लगी है, पहली साल ब्याज लगी है 4%, तो 5,000 का जब 4% निकालेंगे तो आएगा 200 रुपये की ब्याज लगी है। तो 5,000 पे 200 की ब्याज लग जाएगी, तो पैसा कितना हो जाएगा, 5200 रुपया हो गया पहली साल के बाद। अब अगली साल ब्याज कितने परसेंट की लगी है, 3% की, तो 5200 का 3% निकालेंगे, कितना आएगा, निकालिए, 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 156 आ जाएगा। 156 की ब्याज लगी है तो कितना हो जाएगा, 5356 आ गया। फिर अगली साल जो ब्याज लगी है वो 2% की लगी है, तो इस पर 2% की ब्याज लगा दो, इसका 2% कितना आ जाएगा, इसका 2% आएगा, 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 10 और 11, 2% निकालें इसका, 6 दूनी 12, 10 और 11, 6 और 1 7, 5 दूनी 10, इतना आ जाएगा। और आप इसका ये आ जाएगा, इसका 2%, इसका 2% ये आ जाएगा। तो आप इसमें जोड़ देंगे, अरे यार, इसमें आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 और 6 13 की 3 हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 4 5.12, ये आपका आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए 5463.2, 5463.12, ये आपका आंसर आएगा। ये जो क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज का है, और चक्रवर्ती ब्याज में जो ब्याज लगती है अगले साल की ब्याज पिछले साल के मिश्रधन पर लगती है। तो 5,000 का 4% निकाला 200, तो पहले साल का मिश्रधन बना इतना, तो अगले साल की ब्याज पिछले साल के मिश्रधन पर लगेगी, तो 5200 का 3% होता है इतना, तो आप जोड़ेंगे इतना हो गया। अब अगले साल की ब्याज पिछले साल के मिश्रधन पर लगेगी, इसका 2% होता है इतना, इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका पैसा आ जाएगा। ये आपका आंसर है, लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आइए। 1280 रुपए का 12.5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवर्ती ब्याज क्या होगी, बताइए। 12.5% की ब्याज लग रही है, 12.5% को भिन्न में क्या कहते हैं, 1/8, मतलब अगर आपकी राशि 8 है तो ब्याज कितने की लगी है, 1 की। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका मूलधन, अगर राशि आपकी 8 है तो 1 की ब्याज लग के पैसा कितना हो गया, 9, मतलब 1 साल में 8 जो है 9 बन गया है, 1 वर्ष में 8 जो है 9 बन गया है, पर ब्याज कितने साल लगी है, 2 वर्ष। तो 1 वर्ष का डेटा पता है, अगर 2 वर्ष का डेटा निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इनका वर्ग करना होगा। 1 साल से अगर 2 साल में जाना है तो वर्ग करिए, 1 साल से 3 साल में जाना है तो घन करिए। तो 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, इसका मतलब हुआ कि 2 साल में 64 रुपया आपका 81 बन गया है। और आपको दिया गया है कि आपका मूलधन कितना दिया गया, 1280, मतलब 64 का मान दिया गया है 1280, 64 का मान सर 1280 दिया गया है, 64 बराबर 1280, तो 64 दूनी 128 होता है, इसमें 20 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ भी 20 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो आपका 2 और 8 दूनी 16, 1620, ये तो आपका क्या आ गया, मिश्रधन आ गया 1620। और आपको ब्याज बतानी है तो ब्याज कितनी है, तो आप ब्याज भी निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर कितना है, 11 में से 4 गया 7, और 7 में 6 गया 1, 17 की ब्याज लगी है, और 17 में ब्याज, यहाँ पे 20 का गुणा करेंगे, 17 में 20 का गुणा करेंगे 340 हो जाएगा, 17 दूनी 34, ये आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए।
भाई 84 रुपया 81 बनाए तो ब्याज कितने की लगी है? 17 की। जब आपने इसका 20 गुना किया है तो 17 का 20 गुना करेंगे 340 की ब्याज है, और आपका मिश्र धन 1620 है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 1620 और 340, लिख लीजिए। ठीक है, अगले पाइए। किसी धन का 50% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह में मिश्र धन 4900 रुपये हो जाएगा, तो वो धन क्या है? ठीक है, अब 1 वर्ष 4 महीने को अगर साल में बदलेंगे तो महीने को जब साल में बदलते हैं तो 12 का भाग देते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1/3 आ गया। इसका मतलब हो गया 1 वर्ष 1/3 वर्ष। ठीक है, 4 महीने को साल में कितना कहते हैं? 1/3 साल कहते हैं। महीने को कभी भी साल में बदलना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे किसी धन का 50% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह में मिश्र धन आपको दिया गया है, तो धन बताइए। तो आपको रिजल्ट पता है कि A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। पर समय जब आपको मिश्रित भिन्न में दिया जाता है, समय आपको जब इस तरीके दिया जाए A सही B/C, तो आगे वाला जो A है उसे यहाँ लगाते हैं +1, पीछे वाला जो लिखा है B/C × R/100, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, जब आपका समय फ्रैक्शन में दिया जाता है, समय जब आपको भिन्न में दिया जाता है, तो आप इस रिजल्ट को लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। जो आगे लिखा है उसे पावर बनाइए, जो पीछे लिखा है उसे गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब आपको मिश्र धन दिया गया 4900 4900 बराबर P, R की वैल्यू 50 दी गई तो 1 + 50/100। अब A आगे क्या लिखा है? 1, तो A की वैल्यू 1 प्लस B/C कितना? 1/3, R की वैल्यू 50/100। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, तो P 2 एकम 2 और 1 3/2, तो ये आ गया। ये कितना आएगा? 50 दूनी 100, तो 3 नीचे आएगा, 2 3 6, 6 एकम 6 और 1 7/6, 7/6 बराबर 4900। ठीक है, तो 3 दूनी 6 आ गया, 749 700 बार कट जाएगा, तो P का मान कितना आएगा? 2 × 2 4, तो 7 × 4 7 चौक 2800। ये आपका आंसर आ जाएगा P बराबर 2800। ठीक है, लिख लीजिए। ये भी एक फॉर्मूला होता है, आप इससे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते, जो आपको अच्छा लगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका बताइए 6400 रुपये का 25% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। देखिए, ये भी एक तरीका होता है, मैं बता देता हूँ दूसरा तरीका भी। 6400 रुपया है, आपको 1.5 साल का ब्याज निकालना है, तो पहले साल का ब्याज निकालिए। तो आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज पहले साल सिर्फ मूलधन पे लगती है, तो 6400 का 25% कितना होगा? 25% का मतलब होता है 1/4, तो 6400 का 1/4 कितना होगा? 16 चौक 64, 1600 रुपये। तो पहले साल की ब्याज 1600 आ गई है, क्योंकि पहले साल ब्याज सिर्फ मूलधन पे लगती है, तो मूलधन की ब्याज निकालेंगे, कितनी आ गई? 1600 आ गई। समझ में आ रहा है? चलिए, अगली साल की ब्याज निकालेंगे, तो अगले साल पहले मूलधन की ब्याज 6400 का 25% 1600, इसके अलावा ब्याज के ऊपर ब्याज, तो पिछले वाली ब्याज कितनी है? 1600, इसका 25% निकालेंगे, तो 1600 का जब 25% निकालेंगे, 25% मतलब 1/4 होता है, इसका जब 1/4 निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 400, तो 400 की ब्याज ये आ जाएगी। तो दूसरे साल की टोटल ब्याज कितनी है? 2000। पहले साल की टोटल ब्याज 1600 है, दूसरे साल की 2000 है, पर मुझे पहला साल तो पूरा चाहिए, दूसरे साल का सिर्फ क्या चाहिए? आधा। तो दूसरे साल की पूरी ब्याज 2000 है, पर मुझे तो आधा चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे? आधे गुणा कर देंगे, तो आधी ब्याज कितनी आ जाएगी? 1000। तो आपका पैसा कितना हो गया? 1600 की ब्याज यहाँ पे, 1000 की ब्याज यहाँ पे, तो 1600 और 1000 कितना हो गया? 2600, और ये कितना है? 6400। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका अमाउंट बताना है, तो आप देखेंगे 6400 तो आपका पैसा है, 1600 और 1000 कितना हो जाएगा? 2600। तो आप सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? 9000। तो ये आपका 9000 आ गया, आप चेक कर लें। ठीक है, ये भी एक तरीका है। पुराने वाले क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते थे। पुराने वाले क्वेश्चन में क्या करते, अगर इसे भी करते तो देखिए ऐसे कर सकते थे कि आप देखिए 4900 रुपया है, पहले साल की ब्याज कितनी आती? 50%। 50% का मतलब आधा, तो इसका आधा कितना करते? कितना आता है इसका आधा? इसका आधा कितना आता है? 2 2450 पहले साल की ब्याज। अगले साल का निकालते तो पहले इसका आधा 2450
और ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका भी 2450 का 50% कितना होता, इसका आधा करते कितना था 1225, तो 1225 ये आ जाता 5, 7, 6 और 3 इतना आ गया। पर मुझे दूसरा साल पूरा नहीं चाहिए, दूसरे साल का सिर्फ 1/3 चाहिए मुझे, तो इसका सिर्फ आप क्या निकालते 1/3 निकालते, तो इसका 1/3 निकालिए। पूरी साल की ब्याज तो इतनी है पर मुझे 1/3 चाहिए, तो 1/3 निकालिए इसका। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 1225 आ जाता। तो आप देखिए टोटल पैसा कितना हो जाता आपका। तो आपसे सिर्फ क्या वो धन पूछा गया है, सॉरी अच्छा यहाँ पे ये मिश्रधन दिया गया था, तो ये तो तरीका नहीं लगता सर, गड़बड़ हो गया भाई। यहाँ मिश्रधन दिया गया था, मूलधन निकालना था, तो फिर ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से कर लीजिए जैसे हमने बताया है। ठीक है, जो तरीका आपको बताया गया था आप वैसे ही करिए। और आप देखिए अगला क्वेश्चन, इसका बताइए, सब लोग बताएं इसका आंसर कितना आएगा। उसमें आपको मिश्रधन दिया गया था, मूलधन नहीं दिया गया था। तो मिश्रधन दिया गया था तो आप फिर उस तरीके से नहीं करेंगे, पहला वाला तरीका। 8000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो वही क्वेश्चन है, सेम कर पाएंगे। या तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला जो मैंने बताया A बराबर P 1 + R/100 अब समय आपको फ्रैक्शन में दिया जाता है तो आगे वाले को यहां लगाएं, 1 + B/C × R/100। बताइए कर पाएंगे इससे। आप देखिए 4 वर्ष, 2 वर्ष तो पूरा है, 4 महीने को साल में बदलेंगे तो 4/12, 4/12 का मतलब 1/3, तो 2 सही 1/3 वर्ष आ जाएगा। तो लगाइए रिलेशन। अगर रिलेशन लगाएंगे तो आप देखिए A बराबर P कितना है 8000, 1 + R की वैल्यू कितनी 15/100 और A की वैल्यू 2, 1 प्लस पीछे B/C 1/3 × R की वैल्यू 15/100। ये रिलेशन लगाना है, बस सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा। तो चलिए तेजी सॉल्व करते हैं इसे। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 8000, ये 20 एकम 20 और 3 23, 23 का वर्ग होता है 576, सॉरी कहाँ गड़बड़ी हो रही है भाई, कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हाँ आप देखेंगे 20 एकम 20 और 3 23, 23 का वर्ग होगा 529 और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। तो इससे कटेगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो 20 एकम 20 और 21, 21/20। तो आप देखेंगे 400 और 20 का गुणा करेंगे 8000, 8000 से 8000 कट जाएगा और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इन दोनों गुणा कितना आ रहा है, इन दोनों का गुणा करिए जरा जल्दी से, कितना आएगा। इन दोनों गुणा करेंगे तो आप देखिए गुणा आ जाएगा 11109, ये इनका गुणा आ जाएगा, ये इनका गुणा आ गया है। तो आपसे ब्याज पूछी गई है तो आप देखेंगे सर मिश्रधन तो इतना आया है, मूलधन इतना है, तो ब्याज कितनी आएगी, इसमें से घटा दें 11109 में से 8000 अगर आप घटा देंगे तो 9 0 11 में से 8 9 बचेगा, 0 बचेगा, या 1 आ जाएगा, 11 में से 8 गया 3109। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपकी ब्याज आ जाएगी। सब लोग सॉल्व कर लें। ये फॉर्मूला वाला मेथड है, इससे आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं और किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है सब बच्चों को। एक बार वीडियो को शेयर करें, सबसे पहले सभी लोग वीडियो को शेयर करें, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। पहले वीडियो को शेयर करें, जितने भी लोग लाइव है वीडियो को लाइक करें। देखिए थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं, मैं कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने हैं। आपने पहले पढ़ रखा होगा तो चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आपको दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, एक बार देखिए ध्यान से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए सभी लोग। किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए 3 वर्ष में 3939 रुपए हो जाएंगे चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज से देय है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रिंसिपल, सभी लोग ध्यान दीजिए भाई, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट 3000 रुपया है आपके पास।
और 3 वर्ष तक ब्याज लगी है, कितना हो गया 3,993 हो गया। ये आपने क्या निकाल लिया है 3 वर्ष में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लिया कि 3,000 रुपया 3 साल में इतना हो गया है। कट रहा है किसी से, तो आप देखिए 3 से कट रहा है 1,000 बार, और ये 3 से कट रहा है कितनी बार 1331 बार। ठीक है, मतलब 3 साल में 1,000 रुपया 1331 हुआ है। अगर 3 साल में इतना हुआ तो 1 वर्ष में, तो आप देखिए 3 साल से 1 वर्ष में आ रहे हैं, देखिए पीछे लौट रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका घनमूल लेना पड़ेगा। जब पीछे लौटते हैं तो वर्गमूल और घनमूल करना पड़ता है, जब आगे चलते हैं तो वर्ग और घन करते हैं। तो 1,000 का घनमूल कितना आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 11। तो 1 साल में आपका 10 रुपया 11 बना है, तो ब्याज लगी है 1 की, और 1 साल में ब्याज किस पे लगी है, तो मूलधन पे, तो 1 की ब्याज 10 पे, तो 1 जो है 10 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कह देंगे सर आपका आंसर आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10% आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। 5% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 1,200 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 1,323 रुपया हो जाएगी, बताइए। 5% की ब्याज लग रही है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष से समय दिया गया है, कितने वर्षों में। तो आप बेसिक से करना चाहे बेसिक कर लीजिए। आपका पैसा कितना हो रहा है 1,323 रुपया, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है 1,200, ए बराबर पी, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5 की पावर समय आपको निकालना है भाई। ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर पी। सॉल्व कर लीजिए। 5 से कटेगा 20 बार, ये कट रहा है किसे 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 3 चौक 12 है, 3 चौक 12 है, 3 एकम 3, ये कटेगा 400 बार, इधर आ जाएगा 441 बटा 400, और ये कितना आ जाएगा 20 एकम 20 और 21 बटा 20 की पावर टी। तो आपको पता होगा 441 जो है किसका स्क्वायर होता है 21 का, 400 जो है 20 का होता है, तो 21 बटा 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देख रहे हैं आधार समान है, पावर बराबर हो जाएगी, टी बराबर 2 वर्ष आ गया, और आप चेक कर लेंगे आपका आंसर सही है। सब बच्चों ने किया कि नहीं किया, सब बच्चे मुझे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट कर रहे हैं भाई। पूरी एनर्जी के साथ काम करिए, आपकी एनर्जी खत्म हो गई है, आपके अंदर उत्साह खत्म हो गई है, आपके अंदर जोश खत्म हो गया, आपको नौकरी पाने का जुनून खत्म हो गया है। जरा अपने माँ बाप के सपनों को देखिए भाई, उनका सपना साकार करना है, एक नौकरी पानी है, अपने आप को वेल सेटल करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी, इतना भी जान लीजिए। इसका बताइए 10,000 रुपये के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित है। त्रैमासिक का मतलब है क्या कि ब्याज जो लग रही है 3-3 महीने के अकॉर्डिंग लग रही है। ठीक है, तो आप देखिए सालाना ब्याज की दर कितने परसेंट की 12% की, पर ब्याज हमारी त्रैमासिक लग रही है, और 1 साल में कितने त्रैमासिक होते हैं 1 साल में 4 त्रैमासिक होते हैं, तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी त्रैमासिक दर पर ब्याज की दर हो जाएगी 3%। और 6 महीने में कितने त्रैमासिक आते हैं 6 महीने में सर 2 त्रैमासिक आते हैं, तो 3% की ब्याज कितनी बार लगेगी 3% की ब्याज सर 2 बार लगेगी। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा बताइए। आप चाहे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 3% की ब्याज 2 बार, पहली साल भी 3%, दूसरी साल भी 3%। तो कैसे निकालेंगे, पहली साल तो 3% की ब्याज है, अगली साल भी 3% की ब्याज है, और अगले साल क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज भी तो लगती है, 3 के ऊपर 3% की ब्याज, 3 × 3 × 100 ये भी होता है। तो कितना आ जाएगा 6, इन्हें जोड़ेंगे 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.09, तो आप सॉल्व करेंगे 6.09% की ब्याज हो गई है। 3% की ब्याज अगर 2 साल लगेगी तो ये ब्याज कितनी होगी 6.09%। तो आपका मूलधन कितना है 10,000, 10,000 का 6.09 निकाल लें आप अपॉन 100, इससे कट जाएगा 2 जीरो से 2 पॉइंट हट जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 609। 609 की आपकी ब्याज आ जाएगी, ये आपका रिजल्ट आ गया है। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा 10,000 पे 609 की ब्याज, तो आपका आंसर हो जाएगा 10,609 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। आपको पता है 1 साल में 3% की ब्याज, 2 साल में कितना हो जाएगा x + y + x × y बटा 100 लगा देते हैं। ओवरऑल ब्याज निकाल ली मैंने। इसका बताइए किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 305 है। धन बताइए। 3 साल का अंतर दिया गया है, CI और SI का 3 साल का अंतर, याद है रिलेशन,
3 साल का CI और SI का रिलेशन क्या होता है, पता है कि नहीं पता? नहीं पता, जान लो। 3 वर्ष के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। 3 वर्ष का CI और SI का जो अंतर होता है, उस अंतर का रिलेशन क्या होता है, P R/100 का होल स्क्वायर। इतना रिलेशन लिख देंगे, ये 2 साल का अंतर है। अगर 3 साल का अंतर लिखना है तो एक स्टेप आपको और लिखना पड़ेगा, R/100 + 3, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 5% की वार्षिक ब्याज है, अंतर कितना है 305। P कितना है आपका, P निकालना है, R कितना है 5, 5/100, 5/100 + 3, इससे कट जाएगा 20 बार, 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400, तो 20 दिया 60 और 61, 61/20, 305, इससे कट जाएगा 5 बार, 400 × 20 करेंगे कितना 8000, 8000 × 5 8 40,000, P बराबर 40,000 लिख लीजिए। ये आपका आंसर आ गया, 40,000 लिख लें। ठीक है, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? सब लोग कर पा रहे हैं, किसी विद्यार्थी को किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। ये 3 साल का अंतर का क्वेश्चन था, ये याद रखिए। इसका बताइए, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्षों का SI और CI का अंतर दिया गया, तो आपको मूलधन बताना है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो 3 साल का अंतर क्या होता है, अंतर निकालने का आपको रिजल्ट पता है, अंतर 3 साल का अंतर, SI और CI का 3 साल के अंतर का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, P R/100 का होल स्क्वायर, R/100 + 3। ठीक है, चलिए अंतर आपको दिया गया 31, P R की वैल्यू कितनी है 10/100, 10/100 + 3। ठीक है, बताइए 10 बार, तो कितना आएगा, P 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 10 दिए थे 31/10, 31 आ जाए, 31 से 31 कट गया, तो P बराबर आ जाएगा 100 × 10 1000। ये आपका उत्तर आ गया है, 1000 आपका उत्तर आ जाएगा। और आप सभी लोग बताएं आपका आया कि नहीं आया, 1000 आंसर आएगा। थोड़ा सा तेजी पकड़िए, स्पीड पकड़िए, स्पीड आपको पकड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं मेरे भाई। आपको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चनों से परेशान नहीं होना है, हर बच्चे को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इसका बताइए, AB BC CD का रेशियो दिया गया, तो ABCD का रेशियो क्या आ जाएगा? आपने देखा A/B आपको दिया गया 5/2, B/C आपको दिया गया है 3/4, और C/D आपको दिया गया है 2/3। तो आपको सॉल्व करके ABCD का रेशियो बताना है, ABCD का रेशियो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ABCD का रेशियो निकालिए, कैसे निकालते हैं आपको पता है? AB BC CD का रेशियो पता है, ABCD का निकालना है, बहुत आसान है। पहले A की वैल्यू निकालिए, ध्यान दीजिएगा, A की वैल्यू निकालने के लिए जो आगे वाले नंबर है इनका गुणा कर देंगे तो A की वैल्यू आएगी 5 या 15 दूनी 30, ये A की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब आप निकालिए D की वैल्यू। D की वैल्यू निकालने के लिए पीछे वाला गुणा करिए, 2 का और 4 का गुणा करेंगे 8, 8 या 24, ये D की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, 24 आ गई। इसके बाद क्या करिए, A की वैल्यू निकालने के लिए आगे वाला गुणा किया, D की वैल्यू निकालने के लिए पीछे वाला गुणा किया, 30 और 24 आ गया है, और 30 और 24 वाले 2 ऑप्शन। अब आप क्या करिए, अब आप C की वैल्यू निकालिए। C की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, पीछे वाले 2 और आगे वाले, ये पीछे वाले 2 और आगे वाला 1। तो आप देखिए C की वैल्यू है क्या, C की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे ये लेना है 2 का 4 का और 2 का गुणा करेंगे, C की वैल्यू आएगी 2 × 4 8, 8 दूनी 16 आ गया। और B की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, B की वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है, B की वैल्यू कहाँ दिख रही है, ये रही B की वैल्यू, ये भी रही B की वैल्यू, इस तरीके से गुणा करना है। तो इस तरीके से गुणा करेंगे, B की वैल्यू आएगी 2 × 3 6, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, ये B की वैल्यू आ गई।
30, 12, 16, 24, ये आपका आंसर आएगा 30, 12, 16, 24। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ए का मान निकाला, आगे वाला गुणा किया, डी का मान निकाला, पीछे वाला गुणा किया। जब सी का मान निकाला है तो पीछे वाले 2 और आगे वाला 1, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे 2 × 4 8 दूनी 16। बी की वैल्यू निकालने के लिए बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 × 3 6 × 2 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। सब लोगों ने किया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन पे। 3x 5/4z बराबर है, तो x/z का रेशियो 3x बराबर 5/, जल्दी जल्दी करिए भाई, 4z। भाई जल्दी करने का फायदा पता है क्या होता है, जब जल्दी करते हैं तो दिमाग भी जल्दी काम करता है। जब माइंड तेज काम करेगा तो चीजें जल्दी निकलेंगी। अगर आप आराम आराम से कर रहे हैं तो माइंड भी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है। माइंड धीरे धीरे काम करेगा तो कैलकुलेशन सब कुछ स्लो हो जाएगा। कोशिश करिए एकदम फास्ट करने की कोशिश करिए कि माइंड तेजी से काम करना स्टार्ट करे। अगर ये तीनों बराबर है तो x/z का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है इसके आगे 3 लिखा है, इसके आगे 5 लिखा है, इसके आगे 4 लिखा है, तो ये तीनों आपस में बराबर है। इनके बराबर 3, 5, 4 से कटने वाला नंबर, तो 3, 5, 4 का एलसीएम कितना आएगा 60। तो आप क्या करें, इनके बराबर 60 मान लें। अब 3x बराबर 60 होगा तो x का मान कितना आएगा, 3 का भाग 60 में देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। 5y बराबर 60 है तो y बराबर 5 का भाग 60 में देंगे कितना आ जाएगा 12। 4y बराबर 60 है तो 4 का भाग 60 में देंगे कितना आ जाएगा 15। तो x/z का रेशियो कितना आएगा 20, 12 और 15। 20, 12, 15 ये आपका रिजल्ट आ गया। आप लिख लें 20, 12, 15। ठीक है, 20, 12, 15 हो गया। अगला जाइए, ए बी और ए सी का रेशियो दिया गया है। ए अनुपात बी बराबर सर दिया गया 4:9। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, जल्दी से आंसर बताइए सब बच्चे, और वीडियो को शेयर करते रहिए सब साथ साथ। वीडियो को शेयर करने में कोई बच्चा कंजूसी ना करे। दोनों रेशियो को मिलाइए, ए बी सी का रेशियो बताइए। तो आपको पता है अनुपात को मिलाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों अनुपातों में कॉमन क्या है, दोनों अनुपातों में ए कॉमन है। ए के हिस्से में यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ए का हिस्सा दोनों में बराबर करें। यहाँ 4 है, ये 2 है, तो 2 को 4 बना ले, 2 का गुणा कर दें, तो 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो ए का हिस्सा बराबर हो गया तो मिला दें। तो ए के हिस्से में 4, बी के हिस्से में 9 और सर सी के हिस्से में कितना है 6। ये रेशियो आ गया है। तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना आएगा 9 और 4 13। बी प्लस सी को 9 और 6 15। ये आपका रेशियो आ जाएगा 13:15। ये आपका रिजल्ट है, लिख ले 13:15। ठीक है, जल्दी से बताइए, समझ में आया? जल्दी जल्दी करिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 4,830 रुपए की एक राशि PQR में इस तरह बांटी गई कि इनके भागों में से 5, 10 और 15 रुपए कम कर दिए जाएं तो शेष राशि को 3, 4, 5 के अनुपात में रह जाती है। तो P का भाग बताइए। देखिए 4,830 रुपए की राशि है, इसे राशि को इन तीनों में बांटना है। अब इसके हिस्से में से 5 कम किया, इसके हिस्से में से 10 कम किया, इसके हिस्से में 15, तो कितना कम हो गया 5, 10, 15, 15, 30। तो 30 आपने कम कर दिया तो बचा कितना 4800 रुपया बचा है। अब जो 4800 रुपया बचा है इसे आप इस रेशियो में बांट दें। तो P का हिस्सा बताइए। तो P के हिस्से में आप देख रहे हैं, P के हिस्से में सर 3 आ रहा है, 4, 5, 9 और 3 12 में से इंटू 4800, 12 चौक 48, 4 तिया 1200। तो आप देख रहे हैं 1200 आ रहा है। P बराबर 1200 आ गया। P बराबर 1200 आ गया है तो आपको P का भाग बताना है। पर P का भाग 1200 कब आया है, जब P के हिस्से में से 5 रुपया कम किया है। तो P का एक्चुअल हिस्सा कितना होगा, इसमें 5 रुपया बढ़ा देंगे तो 1205 आपका आंसर आएगा। ये P का एक्चुअल हिस्सा है। भाई P के हिस्से में 1200 रुपया जब आया है जब P के हिस्से में से 5 रुपया कम कर दिया था। तो 5 रुपया जब ज्यादा होगा तो P का हिस्सा 1205 आ गया। समझ पा रहे मेरे भाई? बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चनों का सिलसिला चल रहा है बहुत तेजी से, और आप लोग भी बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आप इसी प्रकार सॉल्व करें तो पूरा के पूरे मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट फंस भी जाएंगे। कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16, बी कुल राशि का 1/4, सी को 81 रुपये मिले हैं, तो बी की राशि कितनी है? तो देखिए ए को क्या मिल रहा है, टोटल का 3/16
और बी को क्या मिल रहा है, टोटल का 1/4, और जो भी सी को मिला है वो 81 है। तो आप सबसे पहले अपनी राशि को कुछ मान लें, और राशि को क्या मानेंगे, 3/16 निकालना है, 1/4 निकालना है, तो 16 और 4 से कटने वाला नंबर कोई भी अपनी राशि मान लीजिए। अब 16 और 4 से कटने वाला नंबर 16 ही होगा, तो आप अपनी राशि को 16 मान लें, और 16 का 3/16 ए को मिला है, तो 16 का 3/16 कितना होगा, 3, ए को मिला है 3, और बी को 1/4 मिला है, तो 16 का जब 1/4 निकालेंगे तो आएगा 4, बी को मिला है 4, तो सी के लिए कितना बचा, तो सी के लिए देखेंगे 16 में से 4 और 3 7 निकल गया, 16 में 7 निकल गया, सी को मिला है 9, पर क्वेश्चन में सी को मिला 81, मतलब 9 बराबर 81, और 9 को 81 बनाना है तो 9 में 9 का गुणा करेंगे, 9 का 9 गुणा करेंगे तभी तो 81 आएगा। तो कह रहा है बी का हिस्सा कितना है, तो जब यहाँ 9 का गुणा किया है तो बी का हिस्सा 4 है, 4 में 9 का गुणा करेंगे 9 चौक 36, तो बी का हिस्सा आ गया 36। बताइए मेरे भाई समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत, स्पीड में करिए, स्पीड कहाँ गई आपकी, आंसर नहीं निकाल पा रहे आप लोग, कमेंट नहीं कर पा रहे आप लोग, क्या हो गया आप लोगों की, कहाँ गई आपके अंदर जो जुनून, जो एनर्जी है आपकी, वो सब कहाँ चली गई मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। बोला गया 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुने का अंतर है, अनिल का हिस्से में सुनील से 4 गुने का अंतर है। 800 रुपए को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया गया कि अनिल का हिस्सा सुनील से 4 गुने का अंतर है, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता है। क्या लिख दिया है, क्वेश्चन की वर्डिंग क्लियर नहीं है, अभी अवॉइड करिए, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पी और क्यू की आय का अनुपात दिया गया है 3:4, खर्च का अनुपात दिया गया 2:3, प्रत्येक जो है 600 रुपए बचा रहा है, तो पी की आय देखिए, पी और क्यू की आय का रेशियो देखेंगे, आय मतलब कमाई का अनुपात दिया गया है 3:4, और इनके खर्च का रेशियो दिया गया है 2:3, और दोनों जो है 6-6 हजार रुपए बचा रहे हैं, मतलब दोनों की बचत क्या है, समान है। और आप इतना जानते हैं कि आय में से जब खर्च को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। भाई जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से अपना खर्चा निकाल देंगे तो बचेगा क्या, बचत। जैसे आप 100 रुपया कमाते हैं, 70 आपने खर्च कर दिया, तो आपने बचाया कितना, 30। कमाई में से खर्चा माइनस करते हैं, बचत आती है, और बचत दोनों की बराबर है। अब रेशियो में देखें तो एक की कमाई 3 है और एक का खर्चा 2 है, तो बचत कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। बी की, इसकी कमाई 4 है, इसका खर्चा 3 है, तो बचत कितनी आ रही है, 1 आ रही है, मतलब दोनों की बचत बराबर आ रही है, यहाँ भी बराबर आ रही है और यहाँ भी बराबर है, मतलब रेशियो क्या है, बैलेंस है। तो आप देखेंगे 1 बचा रहा है क्वेश्चन में 6000, तो 1 बराबर 6000 आ गया, 1 बराबर 6000 आ गया है। तो कह रहा है पी की आय कितनी है, 3, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 6000, 3 बराबर 6000 इंटू 3, 18000 मेरे भाई आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा मेरे भाई, 18000 आपका आंसर आएगा। और आप कर पा रहे हैं, तेजी से जल्दी से बताइए, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइए। 2 व्यक्ति की आय का अनुपात दिया गया खर्चे का। अब देखिए यहाँ पे दोनों का खर्चा, बचत क्या है, अलग अलग है, तो आपको प्रत्येक की आय बतानी है कितनी होगी। ठीक है, बताइए जल्दी से कितना आएगा सॉल्व करके। अगर आप देखेंगे, आपको पता है कि आय में से सर अगर खर्चा माइनस करते हैं तो बचत आ जाती है। तो आय का रेशियो दिया गया है 5:3, तो एक की आय मान लीजिए 5x और दूसरे की आय मान लीजिए 3x। आपको पता है कि अगर दोनों की बचत बराबर होती तो मैंने जो किया था वैसे आप डायरेक्टली कर लेते, पर अगर दोनों की बचत अलग अलग है तो आप देखिए आय का अनुपात 5:3 है, तो अनुपात में वेरिएबल x का गुणा किया तो ये आपका मूल्य आ गया। तो a की आय 5x के बराबर, b की आय 3x के बराबर। और आपको इतना पता है कि सर आय में से अगर सर आप बचत घटा दें तो आय में से बचत घटाते हैं तो क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। आय में से खर्चा घटाएंगे तो बचत आएगी, आय में से बचत घटाएंगे तो खर्चा आ जाएगा। तो देखिए ए की आय कितनी है 5x और ए की बचत कितनी है 1300। आय में से बचत को माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया, ए का खर्चा आ गया पहले वाले व्यक्ति का। दूसरे की कमाई कितनी है 3x और इसका बचत कितनी 900। आय में से बचत को माइनस कर दिया, खर्चा आ गया। ये पहले वाले का खर्चा है, ये दूसरे वाले का खर्चा है। ये मैंने खर्चे का अनुपात ले लिया, पहले और दूसरे के खर्चे का अनुपात ले लिया, और खर्चे का अनुपात मुझे पता है कितना है 9:5। मतलब ये किसके बराबर होगा, 9:5 के रेशियो के बराबर होगा। भाई आय में से बचत माइनस किया, खर्चा आ गया, ये खर्चे का रेशियो है और खर्चा मुझे पता है 9:5, तो ये किसके बराबर होगा 9:5 के बराबर। बस सॉल्व कर लिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25x, 13 पंजे 65, 9 दिए 27x, 9 9 81। ठीक है, तो इधर चला जाएगा 2x, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 81 से इधर आएगा तो कितना बचेगा 1500 1600। x बराबर 2x बराबर 1600 तो x बराबर आ जाएगा 800। x बराबर 800 आ गए तो पूछ कर आए प्रत्येक की आय, तो इसकी आय कितनी है 5x, तो x बराबर 8 रखेंगे, 8 इंटू 5 कितना 8 5 40 4000, इसकी आय आ गई 4000। या 8 रखेंगे, 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा 800 इंटू 3 8 3 24, 2400। ये आपका आंसर आ जाएगा 4000 और 2400। लिख लीजिए 4000 और 2400। कर पाएंगे जल्दी से देखिए। सब लोग कर पा रहे हैं भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र होते हैं जिनमें से 60% लड़के हैं। अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष नए 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं तो वर्ष 2018 में लड़के और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात होगा, बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2000 छात्र हैं, कौन से सन में, सन 2016 में। इसमें 60% लड़के हैं, तो आप देखिए 2000 का 60% कितना होगा, 2000 का 60% निकालेंगे 1200। आपके लड़के हैं 1200, तो बची हुई लड़कियां होंगी 2000 में से 1200 गया तो लड़कियां कितनी होंगी 800 लड़कियां हैं। ठीक है 800 लड़कियां हैं। अब कह रहे हैं अगर आगामी में प्रत्येक वर्ष में नए 100 लड़के और आते हैं, मतलब हर साल 100 नए लड़के आ रहे हैं और 60 लड़कियां भर्ती हो रही हैं, तो वर्ष 2018 में, तो आप बताइए 2016 से 2018 कितने साल हो गए, 2 वर्ष। तो आप देखिए एक साल में 100 लड़के नए आ रहे हैं, तो 2 साल में कितना आ जाएंगे, 100 दूनी 200 लड़का नया आ जाएगा, तो अब लड़के हो जाएंगे मेरे भाई 1400। लड़कियां एक साल में 60 लड़की आ रही हैं, 2 साल में 60 दूनी 120 लड़की आ जाएंगी, तो मेरे भाई लड़कियां हो जाएंगी 920। तो इनका अनुपात निकालना, तो अनुपात निकालेंगे 0 0 गया। अब 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 पन्ना 20, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 35 अनुपात 23। ये आपका रेशियो आएगा 35:23। देख लें आप एक बार, ठीक है। सब बच्चे बताएं समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करें भाई। सब लोग एक बार दमदार तरीके से कमेंट करें। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं कर पा रहा होगा। सब बच्चों को सॉल्व करना है और शानदार तरीके से सॉल्व करना है, जबरदस्ती किसी को सॉल्व नहीं करना। आप मन लगा के पढ़िए। देखिए पढ़ाई करने का फायदा जब है जब अंदर से फील आ रहा है पढ़ने में। एक बार अंदर से फील आना चाहिए तभी पढ़ने का मजा आता है। बताइए, एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुर्राब और कुछ भूरे जुर्राब का ऑर्डर दिया। अच्छा, एक काले जुर्राब की कीमत एक भूरे जुर्राब की कीमत की 2 गुनी है। बिल बनाते हुए लिपिक ने काले और भूरे जुर्राबों की संख्या को गलती से अदल बदल हो जाती है, जिससे बिल में 50% की वृद्धि होती है। तो वास्तविक ऑर्डर में काले और भूरे रंग के जुर्राबों की जोड़ों की संख्या क्या थी, बताइए। काले जुर्राब है और भूरे, ध्यान दीजिएगा, काले हैं मतलब ब्लैक और भूरे मतलब ब्राउन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 4 जोड़ी काले जुर्राब हैं और भूरे जुर्राब मुझे पता नहीं है। भूरे जुर्राब आप मान लीजिए कुछ भी जो आपका मन करे, मान लेते X मान लेता हूं, चलिए ठीक है। अब अगर काले जुर्राब की कीमत भूरे जुर्राब की कीमत की 2 गुनी है, काला जुर्राब जो है इससे 2 गुना महंगा है, तो इसकी कीमत अगर 1 रुपया है तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। जिसकी कीमत है, ये इनका प्राइस हो गया भाई, इसका 2 गुना है तो इसकी कीमत मैंने 1 मान ली, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो गया, 2 रुपया हो जाएगा। बिल बनाते समय, अगर बिल बनाएंगे तो बिल कितने का आना चाहिए, जरा बताएंगे बिल कितने का आएगा। अगर बिल बनाया जाएगा तो 1 जोड़ी जुर्राब 2 का है तो 4 जोड़ी 4 दूनी 8 रुपए का तो बिल तो यहाँ पे आया। 1 जोड़ी 1 का है तो x जोड़ी कितने आएंगे, x के आ जाएंगे, यहाँ पे बिल इतना आया। पर बिल बनाते समय काले और भूरे जुर्राबों की संख्या में गलती से अदला बदली होगी, इनकी संख्या बदल गई है, तो इनकी संख्या बदल जाएगी, तो भूरे वाले कितने हो जाएंगे, ये काले हो जाएंगे x, और काले वाले 4 थे, ये भूरे वाले बन जाएंगे। तो अब बिल कितना आएगा, तो आप देखेंगे 1 जुर्राब 1 जोड़ी 2 रुपए का, तो x जोड़ी कितने है 2x,
यहाँ पे एक जोड़ी एक का है तो 4 जोड़ी कितने हैं, 4। अब बिल इतना आएगा। तो आप देख रहे हैं बिल में 50% की वृद्धि हो गई है, मतलब ये वाला जो बिल आया है इस वाले बिल से 50% ज्यादा है। अगर आप इसमें 50% बढ़ाएंगे तब इसके बराबर आएगा। तो 8 + x 50% बढ़ाएंगे तो टोटल वैल्यू 100% होती है। अगर 50% इसका बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 150%। भाई इसमें 50% बढ़ाएंगे तो इसके बराबर आएगा, तो इसका 50% कितना होगा, 150% बराबर 2x + 4। 50 से कटेगा 3 बार, 50 से कटेगा 2 बार, तो 2 का गुणा करेंगे 8 × 24 + 3x, ये 2 गुणा करेंगे 4x और 4 दूनी 8। तो आप देखें x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर से 16 आ जाएगा। तो आप देखिए भूरे वाले जुर्राब आपके 16 है, तो काले और भूरे जुर्राब की संख्या का अनुपात, तो काले जुर्राब 4 थे और ये 16 आए हैं, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4 का रेशियो आ जाएगा। ये आपका आंसर लिख लीजिए 1:4। भाई इनकी संख्या 16 आई है, इनकी संख्या 4 थी, तो 4 और 16 का अनुपात 1:4। बताइए मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में सॉल्व करने लायक। इतना हल्का सा क्वेश्चन था कि भाई गड़बड़ी हो गई है, तो ये वाला जो बिल आया है इस वाले बिल से 50% ज्यादा है, तो इस वाले बिल में 50% बढ़ा दो तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 50% बढ़ाने का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू 100% होती है, 50% बढ़ा दिया 150% हो जाएगी। इसका जब 150% निकालेंगे इसके बराबर आएगा, तो x बराबर 16, आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे आइए। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पूरी पृथ्वी अगर देखें, संपूर्ण पृथ्वी, तो जमीन और पानी का अनुपात दिया गया 1:2। अगर आप उत्तरी गोलार्ध देखें तो ये अनुपात दिया गया है 2:3। तो अगर दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा, तो आपको पता है कि सर ये पूरी पृथ्वी है, तो पूरी पृथ्वी में 2 हिस्से, ऊपरी वाला हिस्सा इसे उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो पूरी पृथ्वी का जितना हिस्सा है, पूरी पृथ्वी पर जितना हिस्सा है उसका आधा भाग तो उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, आधा दक्षिणी में जाएगा। इतना आप जानते हैं, मतलब पूरी पृथ्वी में जितना आ रहा है उसका आधा इधर आना चाहिए, आधा इधर आना चाहिए। ये आपको करना है भाई, इतना सा आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरी पृथ्वी पर कितना आ रहा है, 1 और 3 4 के बराबर आ रहा है। अगर पूरी पृथ्वी पर 4 के बराबर आ रहा है तो इसका आधा आधा यहाँ पे आना चाहिए। तो पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 और 3 5। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेके आइए, इसका आधा हिस्सा यहाँ चला जाए, आधा हिस्सा यहाँ चला जाए। तो सबसे पहले आधा बनाने के लिए पहले इन दोनों को बराबर बनाइए। इन दोनों को बराबर बनाएंगे तो 4 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। पहले दोनों बराबर हो गए, पर मुझे बराबर नहीं बनाना है, मुझे इसका आधा बनाना है। तो आधा बनाने के लिए डबल बनाना पड़ेगा, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, तो 20 नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए आपने किसका गुणा किया है, आपने 5 का और 2 का गुणा किया है। 5 और 2 का गुणा कितना होता है, 10 का गुणा किया आपने यहाँ पे, तो 10 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने 4 का गुणा किया है तो ये 8 आ जाएगा या 12 आ जाएगा। अब देख लीजिए आधा हुआ कि नहीं हुआ, 30 और 10 40 होता है, और उसका आधा 12 और 8 20 होता है, तो 20 यहाँ जाएगा। तो आप देखिए पृथ्वी पर जमीन कितनी है 10, और उत्तरी गोलार्ध में जमीन कितनी है 8। तो 10 में से 8 गया तो यहाँ पे जमीन कितनी बचेगी, 2। यहाँ पर पानी 30 है और यहाँ पे पानी 12 है, 30 में से 12 के यहाँ बचेगा 18। तो आप काटेंगे, रेशियो आ जाएगा 1:9 का। ये आपका आंसर आ गया 1:9। कहीं गड़बड़ी है क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। 1:2 था, हमने 1:3 लिख लिया। 1 मिनट रुक जाइए, हमने क्वेश्चन गलत लिख लिया इसलिए हमारा सब कुछ गलत हो गया। 1 सेकंड रुके भाई। देखिए हमने पूरी पृथ्वी पे 1:2 दिया गया है और यहाँ दिया गया 2:3। तो आप क्या करना है, वही करना है, आधा करना है। तो पहले दोनों को बराबर बनाइए। तो ये कितना हो रहा है 3, ये हो रहा है 5, तो बराबर बनाइए। तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो गया, आधा बराबर हो गया। पर हमें तो आधा बनाना है, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। तो 15 दूनी 30, 30 का आधा 15 हो गया। तो यहाँ पे किसका गुणा हुआ है, 5 का और 2 का, 10 का। तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 आ गया।
यहाँ पर 3 का गुणा हुआ है तो कितना आएगा 6 और ये आ गया 9। अब देखिए 20 और 10 30 होता है, 30 में से 9 और 6 15, आधा यहाँ आ गया तो आधा नीचे जाएगा। तो आप देखिए पूरी पृथ्वी जमीन कितनी है 10, तो यहाँ कितनी है 6, 10 में से 6 गया तो यहाँ आ जाएगा 4। यहाँ पानी 20 है, पानी 20 में से 9 गया तो यहाँ आ जाएगा 11, तो आपका रेशियो आएगा 4:11। लिख लीजिए 4:11, ये आपका आंसर आएगा, लिख लें 4:11। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चलिए इसका बताइए। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध पर अनुपात दिया गया है, दक्षिणी पर निकालना है। वही सेम क्वेश्चन है, आइए जल्दी से। पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 5:7 है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात आपको दिया गया है मेरे भाई 3:2। तो दक्षिणी पर बताना है। सब लोग बताएं भाई, कोई बच्चा बैठे ना, सब लोग सॉल्व करें, वीडियो को शेयर करें, जितने भी लोग लाइव हैं वीडियो को लाइक करें सबसे पहले। तो पूरी पृथ्वी में 5 और 7 12 आ रहा है, यहाँ पे 3 और 2 5 आ रहा है, और आपको पता है पूरी पृथ्वी पर जितना आएगा उसका आधा यहाँ आना चाहिए, आधा यहाँ आना चाहिए। और आधा बनाने के लिए पहले दोनों को बराबर बनाए, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे 12×5 60, इसमें 12 गुणा करेंगे 12×5 60, दोनों बराबर हो गए। पर मुझे तो आधा बनाना है तो आप 2 का गुणा और कर दें, तो 12×5 60 दूनी 120 आ गया, 120 का आधा 60 यहाँ आ गया, 60 उधर चला जाएगा। तो 5 और 2 5 10 10 आ जाएगा, 10 × 5 50, 10 × 7 70, ठीक है। या 12 गुणा करिए, 12 × 36 और 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, पृथ्वी पर 50 आ रहा है, 50 में 36 निकल गया तो आपका 14 आएगा, 70 में से 24 निकल गया, 70 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 बचेगा यहाँ पे, और 5 में 6 में से 2 गया 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप 2 से काटेंगे 7:23, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपसे भूमि और जल का अनुपात पूछा गया है, 7:23 आएगा। क्लियर है सब लोगों को? एक बार चेक करें सभी लोग और बताएं आंसर आपको समझ में, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं होनी चाहिए, सब लोग कर पा रहे हैं, कोई परेशानी? 7:23 भाई, 50 में 36 गया 14 बचेगा, 70 में से 24 गया 46 बचेगा। तो आप देखेंगे 2 से काटेंगे 7 बार, ये 23 बार, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात 7:23। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, सब लोग बताएं बैक टू बैक। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 है, 14 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। तो सही औसत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 14 लोगों का औसत दिया गया 71, ठीक है। पर ये औसत 71 कब है? जब एक विद्यार्थी गलती से 56 नंबर थे उसके, और उसके स्थान पर आपने क्या लिख दिया है 42, और दूसरे वाले के 32 नंबर थे और उसके स्थान पर 71 लिख दिया है। तो आपने जो लिखा है वो कितना लिखा है 3 11, और यहां देख रहे हैं कितना लिखा है आपका 88। आपने देखा 56 नंबर थे, आपने 42 लिखा, 32 की 71 लिखा, तो आपने टोटल 113 नंबर लिख दिया है, पर लिखना चाहिए था 88। तो कितने नंबरों की कमी आ जाएगी? 13 और 12 25 नंबरों की कमी आ जाएगी, 25 नंबर आपके कम हो जाएंगे। अब 25 नंबर आपके कम हो जाएंगे तो 25 नंबर कम होंगे ना, 25 नंबर आपके कम हो जाएंगे। 25 नंबर कितने लोगों में कम हो जाएंगे? लोग कितने हैं 14, तो 25 लोगों को अगर 14 में कम करेंगे, 56 की क्वेश्चन में मिस्टेक है कोई, 25 नंबर की कमी हो जाएगी, और 25 नंबर की कमी कितने लोगों में? 14 लोगों में। तो 25 नंबर को अगर 14 लोगों में बांटेंगे तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 14 एकम 14, लगभग 2 के बराबर कमी आ जाएगी, लगभग 2 के बराबर, लगभग 2 के बराबर, मतलब 2 से कम ही आएगा। तो 71 में से लगभग 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? लगभग 69।
आप देखिए प्रत्येक के हिस्से में 2 की कमी आएगी, लगभग देखिए 14 दूनी 28 आता है। 25 लोगों की कमी 14 लोगों में आएगी, तो आप देखेंगे 25 नंबरों की कमी 14 लोगों में आएगी, तो एक के हिस्से में लगभग 2 की कमी आएगी। अगर प्रत्येक का हिस्सा लगभग 2 कम होगा तो औसत भी 2 कम हो जाएगा। तो 71 में से लगभग 2 कम होगा तो कितना बचेगा 69। तो आपका आंसर 69 आना चाहिए, है ना। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है भाई, 56 था, 42 लिखा, 32 था, आपने सॉरी हमने गड़बड़ी कर दी। 1 सेकंड रुक जाइए, मिल गई गलती, 1 सेकंड रुक जाइए भाई, गलती हमें मिल गई है, तो शायद एग्जैक्ट आंसर ही आ जाएगा यहाँ पे 74 है। तो 4 और 2 6, 7 11, 116 आ गया है, और यहाँ पे 88 ही रहेगा। तो आप देखेंगे 12 और 16 28, ठीक है। 28 की कमी हुई है, 28 की कमी 14 लोगों में है, तो एक के हिस्से में आप देख रहे हैं 2 की कमी आएगी, और प्रत्येक के हिस्से में 2 की कमी आएगी, तो औसत में 2 की कमी आ जाएगी, तो औसत हो जाएगा 69। आपका आंसर वही आएगा 69 ही, ठीक है। लिख लीजिए सब लोग, ठीक है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए, किसी कक्षा के 35 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का औसत वजन क्या होगा बताइए। किसी कक्षा के 35 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। देखिए 35 लोगों का औसत वजन 35 है, ठीक है। यदि उनमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो उनके औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। अब किसी के आने से अगर औसत बढ़ा है तो आने वालों की उम्र पुराने वालों के औसत से ज्यादा रही होगी। आने वालों की उम्र पुराने वालों के औसत से ज्यादा रही होगी। तो पुराने वालों का 35 है तो इससे ज्यादा रहेगी 35 प्लस। अब कितनी ज्यादा है कि 35 छात्र थे, एक अध्यापक आया, 36 हो गए। अब 36 लोगों के एवरेज में 1 की वृद्धि, तो 36 इंटू 1 36 की वृद्धि हो जाएगी। तो आप देखेंगे 71 किलोग्राम, ये इसका वजन रहेगा 71 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए। अध्यापक का वजन 71। भाई 35 लोग थे, एक आदमी और आया, 36 लोग हो गए। अब 36 लोगों के औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 1-1 किलोग्राम की वृद्धि, 36 इंटू 1 36 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो 35 में 36 बढ़ के कितना आ जाएगा 71 किलोग्राम आ जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 50 है, प्रथम 6 का 49 है, अंतिम 6 का 52 है, तो छठी संख्या क्या होगी। देखिए 11 का औसत दिया गया है 50, तो 11 इंटू 50 कितना आ जाएगा 550। इनका टोटल आ गया। योगफल कैसे निकालते हैं, औसत का और संख्या का गुणा करेंगे तो योगफल आएगा, औसत इंटू संख्या करेंगे योगफल आ गया। ये 11 संख्याओं का योगफल आ गया है। अगर 6 संख्याओं का औसत दिया गया तो 6 संख्याओं का योगफल कितना आएगा, औसत इंटू संख्या। तो आप गुणा करें, 9 6 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 6 चौक 24 और 5, ये आ जाएगा 259। 9 6 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 6 54 की 4, हासिल लगी 5, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 294 आ गया, ठीक है। अंतिम 6 का औसत, अंतिम 6 का निकालेंगे, औसत 52 है, तो योगफल कितना है 52 इंटू 6, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लागी 1, 6 पन्ना 30 और 2 32। जब 11 की 11 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो योगफल 550 के बराबर आ रहा है। जब पहली 6 और अंतिम 6 करके जोड़ रहे हैं तो योगफल कितना आ रहा है 6, 9 और 2 11, यहाँ से लागी 1 और ये कितना आ जाएगा 616 आ रहा है। तो आप देखिए पहली 6 और अंतिम 6 करके जोड़ रहे हैं, तो आप देखिए जो आपका छठवां नंबर रहा होगा वो 2 बार गिन गया होगा। इसलिए ये वाला जो योगफल है इस वाले योगफल से कितना ज्यादा आया, इसमें से इसे घटाएंगे तो आप देखें कितने का अंतर आ रहा है। कहीं गड़बड़ी हुई है क्या, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लागी 1, अरे यहाँ गड़बड़ी हुई, इस रुकिए, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पर 606 आएगा। फिर अब देखिए ये वाला योगफल 606 आया है और 11 संख्याओं का 550 आया, तो ये वाला योगफल इससे कितना ज्यादा है 56 ज्यादा है। तो ये 56 क्यों ज्यादा है, क्योंकि जब आपने पहली 6 संख्या और आखिरी 6 संख्या लेंगे ना तो छठवां नंबर दोनों में गिना गया होगा। छठवां नंबर यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, तो छठवां नंबर 2 बार गिना जाने के कारण ये वाला योगफल इससे 56 अधिक आएगा। तो जो छठवीं संख्या है वो कितने के बराबर आएगी 56 के बराबर आएगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आइए।
15 संख्याओं का औसत 118 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 92 है। तो देखिए पहले 15 संख्याओं का औसत दिया गया 118 है, तो 15 संख्याओं का योगफल 15 × 118, 15 × 120 हासिल लागी 12, 15 × 15 12 17 27 की 7 हासिल लागी 2, 15 2 17 इतना आ जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार, 15 × 120 0 हासिल लागी 12, 15 × 15 12 27 7 हासिल लागी 2, 27 आ गया। ठीक है, अब कह रहे पहली 5 संख्याओं का औसत आपको दिया गया 92, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हासिल लागी 1, 45 होगी 46, 460 आ गया। अगली 7 संख्याएं देखिए, इनका औसत 120 है, 12 7 84 840 आ गया। तो आप देखिए टोटल 15 संख्याओं को जब जोड़ा है तो 1770 आया है। जब पहली 5 और अगली 7 संख्याओं को जोड़ा है, 7 और 5 12, तो इनका जोड़ कितना आया है, 0 6 4 10 हासिल लगी 1, 12 13। तो आप देखिए पहली 5 और अगली 7 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 1300 आ रहा है। तो आप देखिए 15 संख्याओं में से अगर 12 संख्या निकाल देंगे तो अभी कौन कौन सी संख्या बचेगी, 15 संख्याओं में से 12 संख्या निकल जाएंगी, अभी 3 संख्या बचेंगी, कौन सी, 13वीं 14वीं और 15वीं। तो इनका जोड़ कितना आएगा, 17 70 में से जाएगा 470 आएगा, कितना आएगा 470। तो आप देखिए 13वीं संख्या 14वीं संख्या और 15वीं संख्या को जोड़ेंगे 470 आएगा। अब 13वीं 14वीं और 15वीं संख्या क्या है हम लिखते हैं, ठीक है, देखिएगा कह रहा 13वीं संख्या 14वीं संख्या से 14 अधिक है, 13 वाला नंबर जो है 14 वाला नंबर 24 अधिक है, लेकिन 15वीं संख्या से 13 कम है। 13वीं संख्या 14वीं संख्या से 14 अधिक है, तो अगर मैं 13वीं संख्या को x मान लूं तो 13वां जो नंबर है 14वें नंबर से 14 ज्यादा है, तो 14 नंबर क्या होगा, इससे 14 कम होगा, तो x - 14 आ जाएगा। भाई 13वीं संख्या अगर 14वीं संख्या से 14 अधिक है, इसका मतलब 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 14 कम रही होगी। अब 15वीं संख्या से 13 कम है, एक सेकंड रुके, अच्छा 15वीं संख्या से 13 कम है, 15वीं संख्या से 13 कम है, इसका मतलब 15वीं संख्या 13 ज्यादा रही होगी, तो x + 13 आ जाएगा। अब ठीक है, अब देख लीजिए कंडीशन मैच कर गई है। 13वीं संख्या को मैंने x माना है, तो 14वीं संख्या उससे 14 ज्यादा है, सॉरी 14वीं संख्या से 14 ज्यादा है, 13वीं संख्या 14वीं संख्या से 14 ज्यादा है, तो 13वीं संख्या x मानी तो ये 14 कम होगी, x - 14 आ गया। लेकिन 15वीं संख्या से 13 कम है, तो आप देखिए 15वीं संख्या से अगर 13 कम है तो 15वीं संख्या 13 ज्यादा होगी, इतना आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3x - 1, ये तीनों का योग आ गया, और इनके तीनों का योग कितना है, 470 के बराबर। 3x एक को जोड़ देंगे 471 आ जाएगा, 3 एकम 3 3 5 15 3 9 27, सॉरी 3 एकम 3 3 3 7 ये आ जाएगा। x बराबर 157 आ गया है। तो 13वीं और 15वीं संख्या का औसत, 13वीं संख्या कितनी है, 157, और 15वीं संख्या कितनी है, 157 + 13 कितना आ जाए, 170। अब इन दोनों का एवरेज बताना है, इनका औसत कितना आएगा, तो औसत बराबर क्या होगा, योगफल, दोनों को जोड़िए, 7 15 और 17 कितना है, 32 अपॉन 2, 2 3 6 16, सॉरी 16 3.5 163.5, ये आपका आंसर आएगा 163.5। बताइए कितने बच्चे इसे कर पा रहे हैं, कितने बच्चों की समझ में आया, कितने बच्चों की समझ में नहीं आया। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। 15 संख्याओं का औसत 118 है, तो 15 संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 15 × 118 1770। फिर कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 92 है, तो 5 × 92 460। अगली 7 संख्याओं का औसत 120 है, 840, इन दोनों को जोड़ा 1300 आया। तो 15 संख्या में से 12 संख्या घटा दी, तो 17 70 में से 1300 गया 470, मतलब 13 14 15 3 संख्याओं का जोड़ इतना आएगा। अब ये रिलेशन बनाया गया, 13वीं संख्या को x माना, तो 14वीं संख्या से ये 14 ज्यादा है, तो ये 14 कम होगी, तो 14 घटा दिया। अब 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 13 कम है, तो इसका मतलब 13 ज्यादा होगी, तो x + 13 आ गया। इन तीनों का जोड़ आपने 470 के बराबर किया, x की वैल्यू आ गई है। तो x की वैल्यू यहाँ रखी, 13वीं संख्या ये आ गई, 15वीं संख्या ये आ गई, दोनों का एवरेज निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिया, आपका एवरेज भी आ गया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन भैया,
15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 16.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का 8.5 है, तो आपको बताना है बीच वाली संख्या। तो आपको पता है कि भाई 15 संख्याएं हैं, तो पहली 8 संख्याएं लोगे और अगली आखिरी की 8 संख्याएं लोगे, तो जो 8वां नंबर है ना वो 2 बार गिना जाएगा, तो वही 8वां नंबर बताना है, जैसा क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है। तो 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो 15 संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 15 सत्ते 105। अब 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो कितना आ जाएगा? 8 5 40, 8 से लागी 4, 8 से 48, 4 52। अंतिम 8 संख्याओं का 8.5 है, तो कितना आ जाएगा? 8 5 40, 4 आ जाएगा 64, 68 आ जाएगा। तो आप देखिए पहली अंतिम 8 और शुरुआत पहली 8 और अंतिम 8 जब जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? 8 और 2 10, 8 से लागी 6 और 5 11 12 120 आ रहा है। तो पहली 8 संख्या और आखिरी 8 संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 120 आ रहा है, और जब इकट्ठा जोड़ रहे हैं तो 105 आ रहा है। तो ये कितना अधिक आ रहा है? 15 ज़्यादा आया है। क्यों? क्योंकि जब पहली 8 और आखिरी 8 लिए होंगे तो 8वां नंबर 2 बार गिना गया होगा, तो 8वां नंबर 2 बार गिना जाने के कारण योगफल आपका 15 ज़्यादा आया है। तो 8वीं संख्या आपकी 15 के बराबर रही होगी। कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? जल्दी बताइए मुझे, स्पीड में करिए, तेजी के साथ। इसका बताइए। पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। ठीक है, इसका मतलब 4 वर्ष पहले हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु थी, जो एवरेज था, वो कितना था? 25 वर्ष था। 4 वर्ष पहले एवरेज अगर 25 वर्ष था तो वर्तमान में कितना आ जाएगा? तो आप देखिए 4 वर्ष पहले अगर दोनों का औसत अगर 25 वर्ष था तो आज कितना हो जाएगा? 4 साल बढ़ जाएगा, 25 साल 29 वर्ष हो जाएगा एवरेज औसत। ठीक है, 4 साल पहले उनका एवरेज अगर 25 था तो अब कितना हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा। पति पत्नी में पुत्र की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो आप देखिए पति पत्नी और पुत्र, मतलब पति हस्बैंड, वाइफ और बेटा सन, इन तीनों का वर्तमान में औसत कितना है? 20। तो योगफल कितना आएगा? 20 या 60 वर्ष। और वर्तमान में पति और पत्नी हस्बैंड और वाइफ का औसत कितना है? 29। तो योगफल कितना आएगा? 29 दूनी 58 आ जाएगा। तो पुत्र की आयु बताइए। तो आप देखिए इन दोनों का जोड़ 58 है, इन तीनों का 60 है, मतलब इन दोनों का तो 58 है ही। तो कितना आ जाएगा? 60 में से 58 गया तो ये आ जाएगा 2 वर्ष। कितना आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। तो आप देखिए ये आपका 2 वर्ष आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं, 2 लगातार पुत्रों में 3 वर्ष का अंतर है। यह दूसरे सबसे छोटे एवं दूसरे सबसे बड़े पुत्र की उम्र का योग 14 वर्ष है। पिता की उम्र सबसे बड़े पुत्र की उम्र से 14 वर्ष अधिक है, तो पिता की उम्र क्या है? देखिए, एक व्यक्ति के 5 बेटे हैं, 2 लगातार पुत्रों में 3 वर्ष का अंतर। कोई भी 2 लगातार लोग, देखिए 5 बेटे हैं, पहला बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, कोई भी लगातार बेटा लोगे 3 साल का अंतर है। दूसरा सबसे छोटा एवं दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा मान लीजिए ये सबसे बड़ा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो दूसरा सबसे छोटा कौन सा होगा? ये वाला। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये वाला। इनकी उम्र का योग 14 वर्ष है। तो मैं क्या कहता हूं, मान लीजिए सबसे बड़े वाला बेटा जो है वो x साल का है, सबसे बड़ा वाला बेटा x साल का है, तो ये कितने का होगा? दोनों में कितने का फर्क है? 3 साल का। तो ये 3 साल कम हो, x - 3 साल का हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये 3 साल फिर कम होगा, 3 साल कम कर देंगे, x - 6 का हो जाएगा। ये 3 साल कम हो जाएगा तो x - 9 का हो जाएगा। ये 3 साल कम हो जाएगा तो x - 12 साल का हो जाएगा। क्योंकि लगातार पुत्रों में 3 वर्ष का अंतर है। देखिए 3-3 के अंतराल में चले गए। दूसरा सबसे छोटा और दूसरा सबसे बड़े पुत्र का योग दिया गया 14। तो इन दोनों का योग कितना है? x - 9, और इसका जोड़ेंगे 2x, 3, 9 और 6, 9 और 3 कितना है? 12, बराबर कितना है? 14 वर्ष। 2x बराबर 26, x बराबर 13 आ गया, 13 आ गया। पिता की उम्र सबसे बड़े बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो सबसे बड़ा बेटा x का है, x की वैल्यू 13 आ गई। तो पिताजी की उम्र जो है सबसे बड़े बेटे की उम्र 13, इससे कितनी अधिक है? 24। तो 13 में 24 अधिक हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 37 वर्ष। तो पिताजी की उम्र कितनी आ गई? 37। ये आपके पिताजी की उम्र आ गई, यही आपसे पूछा गया है।
पिताजी की उम्र कितनी होगी? 37 वर्ष होगी। बताइए कर पाएंगे? इतना आसान क्वेश्चन था, कर लिया होगा आपने। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। अगले क्वेश्चन पाइए। ए, बी तथा सी ने किसी व्यापार में पूंजी 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में निवेश किए। 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी दोगुना कर दी गई है। 6 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी को आधा कर दिया है। वर्ष के अंत में 34,650 रुपए के लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताइए। ध्यान दीजिए, पहले तो आपको इस रेशियो को सॉल्व करिए। 1/2, 1/3 और 1/5। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 का गुणा करिए, पहले से सॉल्व करिए। 2 से कटेगा 15, 10, ये 6, 15, 10 और 6। ठीक है, अब चलिए प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं। ए, बी, सी के प्रॉफिट का रेशियो। आपको पता है प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है? इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा करके, पूंजी और समय का गुणा करके निकालिए। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है। मतलब ए की पूंजी कितनी है? 15। ए ने अपनी शुरुआत में 15 पूंजी लगाई है 4 महीने तक। इसके बाद इसकी पूंजी 2 गुना हो गई, तो 15 का 2 गुना 30 हो गई है। और 1 साल का व्यापार, 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 4 महीने निकल गया, तभी 8 महीना बचा। एक ही बात खत्म। 6 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी को आधा कर दिया है, तो इसका मतलब बी की पूंजी 10 है। ये 6 महीने तक लगी होगी। इसके बाद इसने अपनी आधी पूंजी निकाली, 10 का आधा 5 निकाली, तो बचेगा कितना? 5। और समय भी कितना बचा है? 6 महीना। और सी ने अपने पैसे में कोई बदलाव नहीं किया, तो सी की पूंजी 6, ये पूरे 12 के 12 महीने लगी रही है। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसे। 15 चौक 60, ध्यान दीजिए सभी लोग। 15 चौक 60, 8 तिया 24, 240 और 60 कितना आ जाएगा? 300 आ गया यहाँ पे। 10 × 6 60, 6 × 5 30, ये 90 आ जाएगा। 12 छिक्के 72 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। 6 से कटेगा 50 बार, 6 एकम 6, और 6 से कट जाएगा कितने? 15 बार, और 6 से कटेगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12 आ गया। अब तो किसी कटेगा नहीं, तो ये आपका रेशियो आ गया 50, 15 और 12 का रेशियो आ गया है। इस रेशियो में पैसा बांट दीजिए, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो पहले मैं एक व्यक्ति का हिस्सा निकाल लेता हूं, उससे आंसर आ जाएगा। तो पहले का हिस्सा कितना है? 50। कितने में से? 50 और 15 65, और 10 75 और 2 77। 3 4 6 5 0। तो आप देखिए 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा 7 बार। 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, कट गया। 7 से भी कट जाएगा ये। 7 चौक 28, 7 5 35, गुणा करेंगे 0 0, 55 25 की 5, यहाँ से लागी 2, 20 और 2 22, 22,500 कहीं दिख रहा है आपको? 22,500 आपको ये दिख रहा है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर आ जाएंगे। आपको आगे वाले निकालने की जरूरत नहीं है। 22,500। आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है? इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा करके। ठीक है, कर पाएंगे? अगला क्वेश्चन। संदीप और अमित क्रमशः 15,000 और 20,000 रुपए निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 महीने के बाद संदीप दोबारा 5,000 निवेश करता है। उसके 1 और महीने बाद अमित 5,000 निकाल लेता है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात। तो आपको पता है प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे? संदीप को मैं नाम दे देता हूं ए का, और अमित को नाम देता हूं बी का। ठीक है, आपको पता है प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलते हैं? इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा करके। तो आप रेशियो निकालेंगे, तो पहले जो 0 कॉमन दिख रहा है ना, पहले उठा दीजिए। 3 0 3 0 3 0 3 0, जो कॉमन देगा उठा दीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि संदीप ने कितना लगाया है? 15। फिर संदीप क्या कर रहा है? 3 महीने के बाद संदीप दोबारा 5,000 लगाता है, तो 15 जो है 3 महीने लगेगा। फिर ये 5 लगा देगा, तो 15 में 5 लगा देगा, तब कितना हो जाएगा? 20। और 1 साल का व्यापार है, तो 12 महीने में 3 महीना निकल गया 9 महीना। इसने क्या किया? 20 लगाया है, और इसने क्या किया है? 3 महीने बाद तो इसने निवेश किया, उसके 1 और महीने बाद, तो 3 महीने में 1 महीने जो है 4 महीने, तो 20 जो है 4 महीने लगेगा। और उसके बाद ये 5 निकाल लेता है, तो 20 में से 5 निकालेगा 15, और समय बचा है 8 महीना। तो आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिए। 15 तिया 45, ये 180 आ गया। 80 और 15 अट्ठे 120 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 225, जो आ जाएगा 200। 25 से कटेगा 9 बार, और 25 से कटेगा 8 बार, तो रेशियो आ जाएगा 9:8।
ये आपका आंसर आ गया 9:8, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बताइए, अरे सभी लोग कमेंट करिए, क्या हो गया, सब लोग कैसे ढीले पड़े हुए हैं, एनर्जी कहाँ चली गई आप लोगों की, थक गए क्या, इतनी जल्दी कैसे थक रहे हैं सभी लोग, कोई बच्चा थकेगा नहीं भाई, इतनी जल्दी थकना नहीं है, थकना एकदम मना है, सब लोगों को बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई बच्चा थके नहीं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, 9:8, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है, फिर बी उस काम को और कितने दिन में पूरा करेगा। बताइए, आपसे बोला गया कि सर ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सभी लोग आंसर बताएं, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो सॉल्व नहीं कर रहा हो, सब बच्चे सॉल्व करेंगे पेन और कॉपी लेके। ए जो है 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। मान लीजिए टोटल काम 20 है, तो देखिए 10 दिन में अगर 20 काम होगा तो एक दिन में 2 काम हो जाएगा, 20 दिन में 20 काम होगा तो एक दिन में 1 काम हो जाएगा। वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, ए प्लस बी ने, और दोनों ने 5 दिन तक कार्य किया। 5 दिन के बाद क्या हुआ है, ए चला गया है, तो आगे काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बताइए बी उस काम को और कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया है, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 15। ठीक है, अब बचा काम कितना है, 20 में से 15 काम हो चुका है, बचा काम 5 है, तो 5 काम बी करेगा। बी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो 5 काम करने में 5 दिन का समय लगाएगा, तो बी को 5 दिन का समय और लगेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 डेज। कर पाएंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ए और बी एक कार्य को मिलकर 15 दिनों में पूरा करते हैं, वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, 5 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे, तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी जो है मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, वे साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 5 दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक काम किया है। भाई ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, दोनों ने काम स्टार्ट किया, 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, इसका मतलब ए प्लस बी ने 5 दिन काम कर लिया है। अब उसके बाद ए प्लस बी का कितना काम बचा है, 15 दिन में पूरा काम करते हैं, 5 दिन काम हो चुका है, तो इनका काम बचा है सिर्फ कितने दिन का, 10 दिन का। ठीक है, और इनका काम जो 10 दिन का बचा है, उसी काम को बी ने कितने दिन में कर लिया है, 15 दिन में पूरा कर लिया है। तो ए प्लस बी का 15 दिन का काम जो है, ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम है, ए प्लस बी का जो ए प्लस बी 10 दिन में जो काम करते हैं, ए प्लस बी 10 दिन में, देखिए ए प्लस बी 10 दिन में जो काम करते हैं, ए का 1 दिन का काम, ए मान लीजिए बी का बी, ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम है, इन दोनों का जो 10 दिन का काम है, यही काम बी ने कितने दिन में कर लिया है, 15 दिन में कर लिया है। भाई ए प्लस बी पूरे काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया, तो ए प्लस बी का 10 दिन का काम बचा, तो ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम है, वही काम बी 15 दिन में कर लेता है। तो मान लीजिए ए जो है एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में ए प्लस बी काम करेंगे, 10 दिन में इतना काम करेंगे। तो 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से कटेगा 3 बार, तो 2 का गुणा होगा 2a प्लस 3b, 2b बराबर 3b आ जाएगा। तो आप चला जाएगा इधर, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 2a बराबर b आ जाएगा। तो आप देखिए a अपॉन b, ये 2 को जब इधर भेजेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सर a जो है एक दिन में 1 काम करेगा, तो b एक दिन में 2 काम करेगा, तो पूरा काम कितना है, ये टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क कितना आ जाएगा। तो a अगर एक दिन में 1 काम करेगा, b अगर 2 करेगा, तो a प्लस b मिलकर 1 और 2 3, एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 10 दिन में, तो a प्लस b पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 15 दिन में आप देखेंगे 45 काम, ये रहा होगा पूरा काम। ठीक है भाई, आपने निकाल लिया कि a जो है एक दिन में 1 काम करता है, b एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, और दोनों मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर रहे थे, तो पूरा काम कितना आ गया, 45 ही आपका पूरा काम है। अब इस काम को अगर ए करेगा, तो ए को कितना समय लगेगा, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 45 काम करने में
45 दिन का समय लगाएगा, तो ए का जो समय लगेगा वो 45 दिन का लगेगा। ये आपका आंसर है, लिख लीजिए 45 डेज। कितना आ जाएगा? 45 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए आपकी समझ में सारे क्वेश्चन आए कि नहीं आए? हमने बैक टू बैक 2.5 घंटे क्लास ली है, जिसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हैं, और आप लोगों को उम्मीद है कि इनमें से आप लोगों से उम्मीद है कि देखिए इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे, आपके बहुत सारे टॉपिकों का रिवीजन भी हो गया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। तो एक बार आप मन लगा के वीडियो को शेयर करें, सब लोग लाइक करें, जितने भी लोग लाइव हैं, और आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।